शुक्ला घर आता है और दोनों चाकू निकालते हैं। शुक्ला अंधविश्वासी है, इसलिए कहता है कि तुम्हारा पति है, पहले तुम इसे पहला चाकू मारो। हाथ में खंजर लिए मुस्कान का हाथ कांप रहा है। तभी पीछे से साहिल शुक्ला उसके हाथों में जोर से टक्कर मारता है और खंजर सौरभ के सीने में उतर जाता है। कुछ समय बाद सौरभ की मौत हो जाती है। सौरभ के हाथों को काट देता है। उसके बाद पूरी बॉडी को 3 भागों में डिवाइड करता है। 2 बैगों में आधी बॉडी को 2 बैगों में भरता है और धड़ वाले हिस्से को एक बैग में कर करके उसी बेड के नीचे, मुस्कान के बेड के नीचे डाल देता है और 2 बैग लेकर के अपने घर चला जाता है। बेड के नीचे पति की लाश है और ऊपर बेड पे मुस्कान सोई है। उसे नींद नहीं आ रही है। सोने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसके आंखों से नींद उड़ गई है। डर सता रहा है। मुस्कान बेचैन है। वह रात के 1 बजे फोन करती है। इस कहानी के 3 पात्र हैं। पहला सौरभ राजपूत, दूसरा है मुस्कान रस्तोगी और तीसरा है साहिल शुक्ला। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरठ मर्डर केस। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2016 में। 2016 में जब सौरभ नाम का एक लड़का है जो मर्चेंट नेवी में है, मेरठ में रहता था। 2016 में एक दिन मेरठ में ही उसकी मुलाकात एक मुस्कान रस्तोगी नाम की लड़की से होती है। लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर है, जिसे देखने के बाद सौरभ के मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। लड़की भी उसे देखती है, उसके प्रोफाइल को देखती है, जानती है कि लड़का नेवी में है। अब इसके तरफ से भी प्यार बढ़ने लगा। दोनों धीरे धीरे करीब आते गए, प्यार तूल पकड़ता गया और बात जब शादी तक आती है तो सौरभ के परिवार के लोग ये नहीं चाहते थे कि उसकी शादी मुस्कान रस्तोगी के साथ हो, लेकिन उसके बावजूद सौरभ अपने घर की मर्जी के खिलाफ जाता है और शादी कर लेता है। शादी करने के बाद सौरभ मेरठ में ही एक रूम ले लेता है और उसी रूम में रहने लगता है। शादी के कुछ समय बाद फिर सौरभ लंदन चला जाता है, क्योंकि वह वहीं पोस्टेड था। यही आना जाना लगा था। फिर बाद में मालूम चलता है कि सौरभ नेवी में नहीं, लंदन में ही कुछ और काम करता है। और ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया। 2016 से आ गया 2019। इनकी शादी के 3 साल हो जाते हैं और इसी दरमियान उनको एक बेटी पैदा होती है। अब जो बेटी 2019 के बाद फिर यह लंदन जाने को होता है। 19 से जब 21 आता है, लंदन फिर निकल जाता है सौरभ। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। बेटी को वह एक अच्छे से प्लेवे स्कूल में डाल देता है। अब सौरभ लंदन में है और उसकी पत्नी मुस्कान घर पे है, उसी किराए के मकान में रहती है। मुस्कान का काम होता है कि बेटी को स्कूल लेकर के जाना, लेकर के आना। मुस्कान प्रतिदिन अपनी बेटी को स्कूल लेकर जाती है और वहां से फिर वापस आती है। यह सिलसिला धीरे धीरे चल रहा होता है। तभी मुस्कान को एक लड़के से मुलाकात होती है, जिसका नाम होता है साहिल शुक्ला। दोनों में बातचीत होती है। शुक्ला बताता है कि मैं भी आपके घर के आसपास ही रहता हूं। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे। दोनों में बात बढ़ता गया, दोस्ती हो गई और दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। शुक्ला इसके घर में आता, मुस्कान के साथ समय बिताता। एक दिन की बात है, दोनों घर में बैठ करके ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी अचानक घर का मकान मालिक आ जाता है और देख लेता है। उसको बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये कौन लड़का है और सौरभ की गैर हाजिरी में इसके घर में यह रहता है। आखिर ये कौन है? धीरे धीरे समय बीत रहा है। 2021 में जब सौरभ लंदन से वापस आता है तो मकान मालिक जाकर के सौरभ से बता देता है कि तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारी पत्नी
किसी गैर मर्द के साथ समय बिताती है। सौरभ अपनी पत्नी का मोबाइल चेक करता है। जब अपनी पत्नी का मोबाइल जब चेक करता है तो उसमें देखता है, और जब चैट पढ़ता है तो उसकी आंखें चौंधी आ जाती है। वह समझ जाता है कि शुक्ला और मुस्कान के बीच रिश्ता क्या है। वो अपनी पत्नी को बार बार समझाता है। दोनों में खूब झगड़े होने लगे। जैसे तैसे झगड़े में टाइम बीतता बीतता 2023 आ जाता है। 2023 आने के बाद सौरभ राजपूत गुस्से में ही एक बार फिर अपने घर से लंदन की तरफ चला जाता है, और इस बार लंदन जाता है तो पूरे 2 साल के लिए जाता है, 23 से 25 तक। और ये बीते 2 साल में साहिल और मुस्कान का प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ता गया। जो साहिल शुक्ला है एक अंधविश्वासी लड़का है। उसकी माँ नहीं है, लेकिन वो अपने मोबाइल में अपने माँ के नाम से एक स्नैपचैट में एक अकाउंट बनाया है, और वो अपनी माँ से बात करता है कि माँ आज मुझे ऐसा हुआ, ये हुआ, ऐसा करने वाला हूँ। एक फिल्म आपने देखी होगी जिसका नाम है डीजे। अल्लू अर्जुन की फिल्म है, बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, साउथ की फिल्म है। इसमें अल्लू अर्जुन अपनी माँ से बात करता है कि माँ मैं आज ऐसा किया हूँ, ऐसा किया हूँ। सेम वही सीन यहाँ भी चल रहा है। साहिल शुक्ला हर छोटी बड़ी बात को उस स्नैपचैट के अकाउंट में अपनी माँ को बताता है। अब मुस्कान है वो साहिल को पसंद करती है, साहिल मुस्कान को पसंद करता है, और तभी मुस्कान एक खेल खेलती है। खेल बड़ा ही षड्यंत्रकारी है। मुस्कान अपने भाई के नाम से एक सिम लेती है, और उस सिम से स्नैपचैट में वो अकाउंट ओपन करती है जो साहिल शुक्ला के माँ के नाम से था। वह साहिल शुक्ला के माँ के नाम के अकाउंट से साहिल शुक्ला को कहती है कि मुस्कान नाम की लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट है, बेटा तुम उसे कभी धोखा मत देना, तुम उसे कभी छोड़ना मत, क्योंकि वह लड़की तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, तुम्हारे लिए खुशियां ला देगी। जब इस बात को साहिल शुक्ला पढ़ता है तो यह तो पहले से अंधविश्वासी है। उसे लगने लगा कि उसकी माँ वाकई उसको कह रही है। अब साहिल शुक्ला के अंदर जो छोटा सा प्रेम था मुस्कान के प्रति, अब वो और बढ़ जाता है, क्योंकि उसने लगने लगा कि उसकी माँ उसे कह रही है कि बेटा तुम मुस्कान को मत छोड़ना। और मुस्कान का यह गेम काम कर गया। अब वो मुस्कान से कहता है कि मैं तुमसे अलग नहीं हो पाऊंगा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही से शादी करूंगा। और मुस्कान से कहता है कि मुस्कान तुम अपने पति सौरभ राजपूत को डिवोर्स दे दो, तुम अपने पति से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। मुस्कान कहती है कि यदि मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी तो हमसे तलाक तो ले लेगा, लेकिन हमारे इर्द गिर्द ही तो भटकेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ उसका परमानेंटली सफाया कर दिया जाए, उसका वध कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। और एक कत्ल शब्द भी डीजे फिल्म में प्रयोग किया गया था। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब मुस्कान भी अपने आप से पीछा छुड़ाना चाहती थी कि वह भी सौरभ को रास्ते से हटाना चाहती थी कि सौरभ रास्ते से हट जाएगा, हमारी और साहिल शुक्ला की जिंदगी आबाद हो जाएगी। साहिल भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि सौरभ रास्ते से हट जाएगा और मुस्कान और मेरी शादी हो जाएगी और हमारी जिंदगी खूब मौज में बीत जाएगी। अभी कहानी देखिए, साहिल और मुस्कान भारत में हैं और सौरभ राजपूत अमेरिका में। अभी सौरभ इंडिया आया नहीं है, उससे पहले ये दोनों प्लानिंग शुरू कर देती है। उसे कैसे मारा जाएगा, कहाँ मारा जाएगा, क्या तरीका होगा, सारी चीजें शुरू हो गई।
अब शुरू होता है गूगल सर्च। जब गूगल पर उन्होंने सर्च किया तो सबसे पहले सर्च किया कि सबसे पहले इसे क्या करेंगे, हम पहले बेहोशी की दवा देंगे, उसके बाद चाकू से मार देंगे। फिर बात ये आई कि आखिर बेहोशी की दवा कौन सी रहेगी, कितना डोज रहेगा, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। फिर उसके बाद बाकायदे ये सारी चीज़ें सर्च करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम पहले बेहोशी की दवा देंगे, उसके बाद चाकू से मारेंगे। साहिल शुक्ला मुस्कान को कहता है कि तुम जाओ दुकान से 2 बड़े बड़े चाकू लेके आओ। मुस्कान जाती है चाकू लाने के लिए। जब दुकान पे जाती है तो दुकानदार पूछता है कि इतना बड़ा चाकू क्या करोगी तुम। मुस्कान कहती है कि मुर्गा काटना है, दे दीजिए। चाकू खरीद के आने के बाद दोनों ने प्लान बनाना शुरू किया कि कत्ल तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसका जो लाश है इसको कहाँ ठिकाने लगाएंगे हम लोग। फिर दोनों ने प्लान बनाया कि कहीं सुनसान जगह देख करके इसकी लाश को हम लोग दफन कर देंगे। मुस्कान कहती है कि वैसे भी सौरभ के परिवार वाले हम लोगों के शादी से नाराज थे और इससे बात नहीं करते थे, तो दोनों में ये है कि अब सौरभ को कोई पूछने वाला है नहीं, अच्छा मौका है, कहीं दफन ही कर देंगे। दफन करने तो ठीक है, लेकिन फिर एक सवाल आके खड़ा हो गया कि लाश को जमीन में कितना नीचे दफन किया जाए। इसके बारे में इन लोगों को कोई आइडिया नहीं होता है। वे लोग एक प्लान बनाते हैं, अपने दोस्तों में जाते हैं और कहते हैं यार एक बात बताओ, जिन शहरों के पास, गांवों के पास नदी गुजरती है, वहां लोग पूजा करने वाले सामान को नदियों में फेंक देते हैं जिससे उसका अपमान ना हो। लेकिन यदि जिन लोगों के पास, जिनके बगल में अगर नदियां नहीं हैं, तो वे लोग अपने पूजा के सामान को आखिर क्या करते हैं। अगर मिट्टी में दफन करना होता है उसको, तो आखिर कैसे करते होंगे, कितना नीचे दबाते होंगे उस मिट्टी में। तो दोस्त लोग बोलते हैं कि करना क्या है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, छोटा सा गड्ढा खोदो, उसमें जितना भी पूजा का सामान है ला करके रख दो। फिर भी इन लोगों को सटीक उत्तर नहीं मिलता है। फिर कहते नहीं, अगर ये बात बताओ कि अगर कोई लाश को दफनाना हो तो। इसकी बात को सुन करके दोस्त चौंक जाते हैं, क्या बात कर रहा है। लेकिन इन लोगों को भनक लग जाती है कि हो सकता हो कि जो दोस्त लोग हैं उनको शक ना हो जाए, इसलिए इन्होंने टॉपिक बदल दिया। ऐसे ही उसके बाद कहते छोड़ो रहने दो। फिर इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम लोग क्या करेंगे, एक नीले रंग का जो प्लास्टिक का डब्बा होगा उसको खरीदेंगे और सौरभ के बॉडी को टुकड़े टुकड़े में काट करके सीमेंट से जमा देंगे। अब सारी प्लानिंग हो चुकी थी, इंतजार था तो बस 25 फरवरी का। उसी दिन मुस्कान का जन्मदिन है और दोनों ने प्लान बनाया कि 25 फरवरी के दिन ही इस सौरभ को हम लोग मार देंगे। सौरभ मुस्कान से लड़ाई झगड़ा करता है, लेकिन प्रेम भी उतना ही करता है। उसके जन्मदिन के मौके पर वह लंदन से भारत लौट के आता है। ये दोनों आपस में प्लान बनाते हैं। मुस्कान साहिल शुक्ला से कहती है कि 25 तारीख को मेरा जन्मदिन है और 25 तारीख को उसने फोन करके बताया है कि सौरभ 25 तारीख को आ जाएगा। शुक्ला और मुस्कान ने यह डिसाइड किया कि हम लोग पार्टी वाले दिन ही उसके शराब में नशे की गोलियां डाल देंगे और जैसे ही वो नशे की हालत में हो जाएगा हम लोग उसका काम तमाम कर देंगे। और होना भी क्या था, सौरभ वापस इंडिया आता है। 25 तारीख को मुस्कान का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। शाम जब होती है, मुस्कान उसके शराब में वह नशीली दवा डाल करके उसको पीने को देती है, जैसा कि प्लान में चल रहा था। लेकिन यहाँ सौरभ मना कर देता है। वह कहता है कि मुझे शराब पीने का मूड नहीं है। अब मुस्कान का जितना भी प्लानिंग था सारा का सारा धरा का धरा रह गया। सारी प्लानिंग फेल हो गई। अब चूंकि मुस्कान सौरभ को जबरदस्ती शराब पिला नहीं सकती थी, अगर जबरदस्ती पिलाएगी तो फिर शक हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इस प्लान को
ड्रॉप कर दिया। और फिर अगले दिन साहिल आता है और मुस्कान से एक आइडिया देता है। उसके बाद मुस्कान उस पर काम करना शुरू कर देती है। फिर आता है धीरे धीरे टाइम 3 मार्च का। 3 मार्च का डेट इसलिए चुना जाता है क्योंकि उसकी जो छोटी सी बेटी है उसका एग्जाम 3 मार्च को खत्म हो रहा है। मुस्कान अपनी बेटी को एग्जाम खत्म होने के बाद अपने मायके भेज देती है और यहां बसते हैं सौरभ, शुक्ला और मुस्कान। शुक्ला की आइडिया है, वह कहता है कि इसके पसंदीदा खाने में तुम नशे की दवा मिला दो और मुस्कान भी वैसा ही करती है। सौरभ को कोफ्ता खाना बहुत पसंद था। शाम मुस्कान बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाती है, सौरभ के मनपसंद भोजन बनाती है और उसी भोजन में नशे की दवा डाल देती है। समय 9 बजे तक जब सौरभ खाना खाता है तो दवा अपना धीरे धीरे असर दिखाना शुरू कर देती है। मुस्कान शुक्ला को फोन करती है और कहती है कि इसको बेहोशी का असर धीरे धीरे हो रहा है। इस बात को सुनकर शुक्ला घर आता है और दोनों चाकू निकालते हैं। शुक्ला अंधविश्वासी है, इसलिए कहता है मुस्कान को कि तुम्हारा पति है, पहले तुम इसे पहला चाकू मारो। मुस्कान का कलेजा कांप जाता है। वह अपने पति के ऊपर चलाने का साहस नहीं रख पा रही है, उसको मारने के अंदर से उसे साहस नहीं आ रहा है। साहिल बार बार कहता है कि तुम पहले मारो इसे, तुम्हारा पति है, पहले इसे तुम पहला वार मारो। मुस्कान के हाथ कांपने लगते हैं। हाथ में खंजर लिए मुस्कान का हाथ कांप रहा है। तभी पीछे से साहिल शुक्ला उसके हाथों में जोर से टक्कर मारता है और खंजर सौरभ के सीने में उतर जाता है। कुछ समय बाद सौरभ की मौत हो जाती है। साहिल एक अंधविश्वासी है। वो सबसे पहले सौरभ के हाथों को काट देता है, उसके बाद पूरी बॉडी को 3 भागों में डिवाइड करता है। ऊपर से मुंडी काटता है, बीच से धड़ काटता है और 2 बैग पहले से खरीद के लाया था। 2 बैगों में आधी बॉडी को 2 बैगों में भरता है और धड़ वाले हिस्से को एक बैग में कर करके उसी बेड के नीचे, मुस्कान के बेड के नीचे डाल देता है और 2 बैग लेकर के अपने घर चला जाता है। बेड के नीचे पति की लाश है और ऊपर बेड पे मुस्कान सोई है। उसे नींद नहीं आ रही है। सोने की कोशिश तो करती है लेकिन उसके आंखों से नींद उड़ गई है। डर सता रहा है। मुस्कान बेचैन है। वह रात के 1 बजे साहिल शुक्ला को फोन करती है कि मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं सो पाऊंगी। वह कहता है कि तुम आ जाओ, मेरे घर आ जाओ। मुस्कान वहां से चली जाती है। दोनों रात बिताते हैं। अगली सुबह साहिल शुक्ला उन दोनों बैगों को लेकर के फिर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद मुस्कान से कहता है कि मुस्कान तुम जाओ और सीमेंट लेके आओ। मुस्कान जाती है, बाजार से सीमेंट लेकर के आती है। 1 बोरी सीमेंट में नहीं हो पाएगा। साहिल फिर कहता है कि जाओ ज्यादा सीमेंट लेके आओ और फिर दोनों उस सीमेंट से क्या करते हैं, उस पूरे ड्रम को बॉडी सीमेंट करके भर देते हैं और उसमें पानी डाल करके ढक्कन को सील कर देते हैं। और उसके बाद साहिल शुक्ला ब्लिंकिट से 10 केजी ब्लीचिंग पाउडर मंगाता है और उस ब्लीचिंग पाउडर से पूरे घर की सफाई करते हैं। यहां साजिश का पहला अध्याय समाप्त होता है। पूरी प्लानिंग पहले से की गई थी। 4 मार्च के दिन दोनों कैब बुक करते हैं और वहां से
शिमला के लिए निकल जाते हैं। मुस्कान इस बात को जानती थी कि सौरभ के घर वाले इस बात को अच्छी तरीके से जान चुके थे कि सौरभ लंदन से, अमेरिका से इंडिया वापस आया है। इसलिए मुस्कान सौरभ के मोबाइल फोन को अपने साथ लेकर चली जाती है और रास्ते में मुस्कान सौरभ के घर वाले, उसके भाई और बहन को मैसेज में बताती है कि शिमला जाएंगे, शिमला से मनाली और मनाली से कासाओल। भाई का फोन आता है, उठाती नहीं है, उठाती तो पकड़ी जाती और मैसेज में पूछता है कि इतने साल के बाद आए हो, होली पे घर नहीं आओगे क्या? तो वह कहती है, मैसेज में रिप्लाई देती है कि नहीं, हम लोग घूमने जा रहे हैं। और इस तरह से 14 दिन बीत जाता है। आता है 18 मार्च। घूमते घूमते सारा पैसा खत्म हो गया है जो मुस्कान 84,000 रुपए घर से लेकर के निकली थी। वो सौरभ के अकाउंट को देखती है और शुक्ला से कहती है कि सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए हैं, लेकिन उन रुपयों को निकालने में उसे दिक्कत होती है। वो अपनी मां के पास फोन करके कहती है कि मुझे पैसे चाहिए, सौरभ के अकाउंट से पैसे चाहिए। मां को बड़ा अजीब लगता है। उसकी मां कहती है कि जब तुम दोनों साथ में ही हो तो मुझसे काहे पूछ रही हो, तुम सौरभ से पूछ लो। जब तक इसके मुंह से निकल जाता है कि सौरभ तो मर चुका है। इसकी बात सुनकर के उसकी मां का दिमाग घूम जाता है। उसे सारी बातें समझ में आने लगी, क्योंकि वह कुछ दिन पहले अपनी बेटी को अपनी मां के पास छोड़ के आई थी। उससे पहले वो अपने इन दोनों के रिश्तों के बीच डिवोर्स वाली बात उसके दिमाग में आने लगी। उसकी मां तुरंत जाती है पुलिस स्टेशन में और जाकर के एक FIR दर्ज करवाती है और बताती है कि मेरी बेटी इस तरह से कह रही थी। जब 18 मार्च के दिन साहिल शुक्ला और मुस्कान जब वापस घर को आते हैं, तब तक पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। जब पुलिस घर में जाकर के छानबीन करती है तो देखती है कि एक बहुत बड़ा ड्रम है जो हिलाने पे भी नहीं हिल रहा है। पुलिस उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो खुलता नहीं है। पुलिस उस ड्रम को अपने कब्जे में लेकर के एक टोटो बुलवाती है, उसमें लाद करके उसे मुर्दा घर भिजवाती है, जहां पे मैकेनिक को बुलाया जाता है। मैकेनिक आता है, वो डब्बे को काटता है और सीमेंट के उस बड़े से पत्थर को जब तोड़ता है तो उसमें से निकलती है सौरभ की 15 टुकड़ों वाली लाश। जब इन दोनों से बातें पूछी जाती है, ये दोनों इस जो अपने जुर्म को कबूल कर लेते हैं। फिर साहिल शुक्ला से पूछा जाता है कि तुमने इस तरह का कत्ल क्यों किया? वह कहता है कि मुस्कान मुझे पसंद करती थी और मेरी मां मुस्कान को पसंद करती थी। साहिल शुक्ला को जो उसकी मां चैट करके कहती थी कि मुस्कान तुम्हारे लिए बेस्ट लड़की है, वह उसकी मां नहीं मुस्कान थी। फिर वह आगे बताता है, वह एक अंधविश्वासी है, इसलिए वह कहता है कि वध मैंने पहले नहीं किया। मुस्कान के पति सौरभ को मुस्कान के हाथों से इसलिए मरवाता है कि उसके पीछे एक जो अंधविश्वास है, कि जो पाप है वह खत्म हो जाएगा। और सौरभ का हाथ इसने इसलिए काट दिया क्योंकि हाथ की जो रेखाएं हैं, जो फ्यूचर में इसके ऊपर भूत बन करके मंडराएंगी, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन कहानी का क्लाइमेक्स सुन के आपका दिमाग फट जाएगा। जब पुलिस मुस्कान से कहती है कि तुम्हारा पति सौरभ, जिससे तुम तलाक लेकर के उससे अलग हो सकती थी, तुम साहिल शुक्ला के साथ शादी कर सकती थी, तो अपने पति को मारने की जरूरत क्यों पड़ी तुमको? तुमने साहिल शुक्ला से बोल करके तुमने मर्डर क्यों करवाया? तब मुस्कान कहती है कि मैं साहिल से कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। साहिल एक अच्छा दोस्त है जिसके साथ में समय बिताती थी, मैं कभी इससे शादी नहीं करती। और जब साहिल से पूछा गया तो वह कहता है
कि अगर इसका पति जिंदा होता तो हमारे इर्द गिर्द हमें टॉर्चर करता, इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया। अब इस नादान परिंदे को कौन समझाए कि जिसके लिए तुमने सब कुछ किया वो तुम्हारे शादी नहीं करना चाहती थी। नमस्कार। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए जिससे लोग जागरूक हो सकें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।